हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि क्लास 12th का होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्नर थ्योरी की, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहली थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे पहली थ्योरी जिसको वर्नर साहब ने दिया था, उस थ्योरी का जिक्र करेंगे, वर्नर थ्योरी का। और क्यों, क्या उस थ्योरी में खास बात थी और क्यों उस थ्योरी को फिर रिजेक्ट कर दिया गया, इन सारी चीजों की आज हम चर्चा करेंगे अपनी वर्नर थ्योरी में। तो देखो भाई, वर्नर थ्योरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यार, पहली थ्योरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब बने थे तो सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो वर्नर साहब ने दी थी, इसलिए उनके सम्मान में इस थ्योरी का नाम वर्नर्स थ्योरी रखा गया। हालांकि थ्योरी में कुछ ही चीजें सही थी, बहुत सारी चीजें थ्योरी ने बताई नहीं थी, तो इसलिए इसको आगे चलकर खारिज कर दिया गया, इसलिए इसको आगे चलकर माना नहीं गया। लेकिन चूंकि पहली थ्योरी थी इसलिए इसको पूरा सम्मान दिया गया। तो वो कहते हैं ना भाई, पहली थ्योरी हो या पहला प्यार हो, भुलाए नहीं भूलता। भले कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसको हमेशा याद रखा जाता है और उसको हमेशा पढ़ा जरूर जाता है। चाहे हम केमिस्ट्री की पढ़ाई की बात करें या आपकी जिंदगी के अध्याय की बात करें, तो यहां पर वही चीज यहां पर अमल करनी है कि जो पहली थ्योरी है उस हिसाब से वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। गलत है, आगे चलकर अधूरी थ्योरी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि पूरी बातें नहीं बताई इसने, इसलिए खारिज भी कर देंगे, लेकिन पहली थ्योरी है तो पढ़नी पड़ेगी। और बाकी इसके बाद फिर आपको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, फिर चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो वेबसाइट हो, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो 100% कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, एब्सोल्युटली फ्री आपको देता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर चर्चा करते हैं वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर थ्योरी जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्नर थ्योरी जो है वो वर्नर साहब ने दी थी। तो वर्नर प्रपोज्ड अ थ्योरी कॉल्ड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1913। मतलब समझ रहे हो, इस थ्योरी के देने, मतलब इस थ्योरी के बारे में बताने से ही वर्नर साहब को 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। 1913 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि बहुत सारी बातें ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताई थी, वो भी उस समय जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री को बहुत लोग जानते नहीं थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री को बहुत लोग समझते नहीं थे, तब जाकर वर्नर ने कोई बात बताई थी और वो बात आज तक सार्थक है। हालांकि आज की तुलना की जाए मॉडर्न थ्योरी से, उसे कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी बातें जो थी वो वर्नर थ्योरी से हमें पता नहीं भी चलती थी, इसलिए फिर हमने नई नई थ्योरीज लेकर आते गए और फाइनली हम किसी मॉडर्न थ्योरी पर रिलाई करते, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह याद रखना कि वर्नर साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, वर्नर थ्योरी के लिए जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दिया था। It was first successful theory, as I said, पहली थ्योरी थी भाई, first successful theory which explained the properties of complexes, जिसने coordination complexes, coordination compounds के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। यह पहली ऐसी थ्योरी थी given by Werner in 1913 for which he was awarded Nobel Prize। क्लियर हो गया? तो ये वर्नर थ्योरी। अब सवाल उठता है, सर इसमें पता क्या चला, इस थ्योरी में बताया क्या गया? तो इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे उसमें सबसे पहली यह बात थी कि वर्नर साहब ने कहा था, वर्नर थ्योरी के अंतर्गत कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होगा, ध्यान से सुनना, मैं मेन पोस्टुलेट आपको बता रहा हूं, फिर बाकी अपन सब डिस्कशन में करेंगे। क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन एक मेटल होगा, उस मेटल के पास दो किस्म की वैलेंसीज होंगी, दो टाइप की वैलेंसीज होंगी। एक उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी और दूसरी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी हो, डेफिनेटली उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक ऐसा मेटल होगा जो हमेशा लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और लिगेंड्स जानते हो आप, सारी बात अपन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लिगेंड्स वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, और सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम के पास वर्नर साहब के हिसाब से दो किस्म की थ्योरी होती है, दो टाइप की वैलेंसीज होती है, दो टाइप की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी।
अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की चर्चा करें तो वो उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो जो भी कोई मेटल आपके सामने होगा, उस मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बात करते हैं तो प्राइमरी लिंकेजेस की बात करें, प्राइमरी वैलेंसीज होती है आर आयोनाइजेबल एंड आर एग्जिबिटेड बाय अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंपल सॉल्ट्स सच एज CuCl3, CuSO4 एंड AgCl। एंड मोर ओवर दे आर आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल मतलब वो अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर सकती है। तो आयंस में जब कन्वर्ट करोगे तो मेटल के ऊपर जो चार्ज आएगा, मेटल के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो उस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी मान ली जाएगी, वो उस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी मान ली जाएगी। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। और वो बहुत ही सिंपल सॉल्ट्स में भी आपको देखने को मिलती है, इवन वो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स में भी देखने को मिलेगी। सिंपल सॉल्ट्स में तो बहुत सिंपल है, जैसे COCl3 है। अब COCl3 की अगर अपन बात करें, COCl3 की अगर अपन बात करें तो COCl3 में यहां पर क्लोरीन के पास -1 का चार्ज है, तो क्लोरीन के पास -1 × 3 यानी कि -3 का चार्ज आ गया, तो डेफिनेटली कोबाल्ट पर +3 का चार्ज है। तो इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो +3 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो +3 हो जाएगी, जो भी चार्ज आएगा। हालांकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, सिंपल सॉल्ट है, लेकिन जैसे सिंपल सॉल्ट में देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दिखेगा, वही प्राइमरी वैलेंसी होगी। जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लो। अब कॉपर सल्फेट क्या होगा? CuSO4, तो हमें पता है यहां पर सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज। अब कॉपर सल्फेट को छूंगा तो करंट नहीं लगेगा। अगर मैं कॉपर सल्फेट को छूता हूं तो करंट नहीं लगता, इट्स अ सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो अगर SO4 पे -2 है तो डेफिनेटली इस -2 को कोई काट रहा होगा। कौन काटेगा? कॉपर पर बैठा हुआ +2। तो कॉपर पर बैठा +2 इसको काटेगा, तो प्राइमरी वैलेंसी यहां पर, प्राइमरी वैलेंसी यहां पर कितनी हो जाएगी? +2। तो इट विल बी +2। यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी। ये जैसे हम नॉर्मल सॉल्ट में देख रहे हैं वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी होंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। AgCl की बात कर लो एक और, सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl में क्लोरीन पे कौन सा चार्ज? बोलो -1। -1 इसका चार्ज होगा। तो सिल्वर पर कौन सा चार्ज? बोलो +1। तो ये +1 चार्ज आ जाएगा। तो Ag पर +1 चार्ज आ जाएगा, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी बन जाएगी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी विच इज इक्वल टू +1, विच इज इक्वल टू +1। तो प्राइमरी वैलेंसी जो आएगी वो +1 आएगी। मतलब कहने को सिंपल तौर से जो चार्ज आ जाए उस मेटल पर, उस सॉल्ट के अंदर जो मेटल है उस पर जो चार्ज आ जाए, वो चार्ज उनकी प्राइमरी वैलेंसी होगा। आप उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो, आप उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो भैया, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। और अभी एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मल सॉल्ट के दिए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी ये सेम चीज होगी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी आप सेम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे और वो उसकी कहलाएगी प्राइमरी वैलेंसी। चर्चा करते हैं। इन दीज सॉल्ट्स द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ कॉपर, सो इन दीज सॉल्ट्स the primary valencies of cobalt, copper and silver are 3, 2 and 1 respectively. तो देख लो वही चीज आई, 3, 2 and 1 respectively in salts में। Nowadays primary valency is referred to as oxidation state of the metal ion। अब प्राइमरी वैलेंसी को आप एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी मान सकते हो किसी भी मेटल के लिए, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्राइमरी वैलेंसी मानी जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट से, नॉर्मल सॉल्ट से, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ले लेते हैं। K4FeCN6, K4FeCN6, ये K4FeCN6 ये अपन ने ले लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? जाहिर सी बात है इट विल बी Fe, आयरन होगा। तो आयरन जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा ये। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं इट्स X, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं Fe की X है।
तो K4 की निकाल लेते हैं, तो K4 की +1 होती है और कितनी बार है, 4 बार है, तो +1 × 4। साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1। कैसे पता भैया, साइनाइड से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड आप सोच लो, जैसे साइनाइड से जुड़ा हुआ HCN सोच लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड अगर सोचा तो हाइड्रोजन पे +1 है, तभी तो CN पे -1 है, तो यहां साइनाइड पे -1 होगा, और जैसे ही -1 आएगा तो -1 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 साइनाइड्स हैं। इक्वल टू 0, यानी कि टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 0। तो +1 × 4 इज +4 प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। 4 - 6 is -2, तो x - 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू +2। तो ये x की वैल्यू आ गई +2, यानी कि यहां पर Fe पर चार्ज है +2 का। और भाई साहब, अगर Fe पर +2 का चार्ज आ गया, अगर Fe पर +2 का चार्ज आ गया, मतलब ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इस कॉम्प्लेक्स में। Fe इस ऑक्सीडेशन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है इस कॉम्प्लेक्स में, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बैठेगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी माना जाएगा। तो यहां पर Fe का प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Fe विल बी इक्वल टू कितना, +2। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है Fe का वो कितना है, +2 है। So it will be considered as primary valency of Fe which is equal to +2। तो +2 इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपको मिलेगी। सिंपल। तो ये वर्नर साहब ने कहा था कि दुनिया के हर मेटल की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद है उसकी 2 किस्म की वैलेंसी होती है, उसके पास 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, और उसमें से पहला प्रकार होता है प्राइमरी वैलेंसी, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करता है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पहली वैलेंसी जो होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी विच इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बिल्कुल इक्वल होगा। एज सिंपल एज दैट। संपट पड़ गया पूरा खेल, पूरी चीज क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका, इससे पहले वाले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले ले। हालांकि यहां पर सिर्फ जिक्र किया गया है वर्नर साहब का, बाकी यहां पर डिटेल में बात की गई है, तो ये एक स्क्रीनशॉट ले ले। याद रखे प्राइमरी वैलेंसी को प्राइमरी लिंकेज भी कहते हैं। तो कई बुक्स में प्राइमरी लिंकेज लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी लिंकेज इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी है। इसी में अब बात करें, देन व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी लिंकेज और सेकेंडरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को कोऑर्डिनेट करने के लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, राइट? कितने वो लोन पेयर मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, कितने वो लोन पेयर्स मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, ये बात उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी, यानी कि सेकेंडरी लिंकेज बताएगी, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कुछ नहीं होती, हर मेटल का कॉम्प्लेक्स कोसॉल्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यानी कि यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यहां पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वो सेकेंडरी वैलेंसी जो है, वो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है क्या है, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, बोले तो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम लिगेंड्स। लिगेंड से वो कितने लोन पेयर, कितनी संख्या में एक्सेप्ट कर रहा है। एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। 6 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर उस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी बन जाएगा। तो मेटल के पास एक दूसरी वैलेंसी भी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, जो लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को चार्जेस सेटिस्फाई करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है उसको डिफरेंट चार्जेस सेटिस्फाई करते हैं। अल्टीमेटली कोई भी मेटल की दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, यही बात बताई गई है। एंड मोर ओवर दे आर नॉन आयोनाइजेबल। बिल्कुल सही, ये आयोनाइजेबल नहीं हो सकती।
मतलब ये कभी भी आप उसके ऊपर आयन बन के नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि कभी ये आयन तब बनाएंगी जब मेटल और लिगेंड का बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो मेटल के पास इस मेटल के पास 4 लिगेंड ने अपना लोन पेयर दिया, CN, ये CN, ये भी CN और ये भी CN। ये 4 साइनाइड्स ने एज अ लीगेंड बनकर मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये साइनाइड्स ने मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। क्लियर हो गया? तो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। क्लियर हो गया? तो लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब ये कंफर्म हो गया कि ये 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मेटल, 4 साइनाइड से 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और जब 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इट मींस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 4 एंड इट इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो इसका 4 होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, 4 होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये 4 उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी जो नॉन आयोनाइजेबल होगी। व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन आयोनाइजेबल? क्योंकि भाई साहब ये बॉन्ड कभी टूटेंगे नहीं, तो कभी मेटल पर चार्ज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर का नहीं आएगा। जो चार्ज आएगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, लेकिन इन बॉन्ड्स को तोड़कर कहो कि मेटल पर एक और चार्ज आ जाएगा जो कि उसकी आयोनाइज्ड वैलेंसी भी बन जाएगी, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बॉन्ड कभी टूटेंगे नहीं, बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। और ये बात हमने डिटेल में डिस्कस की थी, और यही फर्क हमने बताया था कि किसी भी एक नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ये बेसिक अंतर होता है। जो नॉर्मल सॉल्ट या डबल सॉल्ट होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, पानी में फेंका आपने, केटायन और एनायन में तब्दील हो गए। लेकिन जो कोऑर्डिनेट सॉल्ट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, वो एक्वस मीडियम में जाकर अपने आप को आयोनाइज नहीं करते, वो पानी में जाकर अपने आप को आयंस में तोड़ते नहीं है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीजें होती हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीजें इंटैक्ट रहती हैं, इसलिए कभी भी ये टूटेंगे नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज मतलब यही चीज, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा ना भाई, यही चीज, ये कभी अपने आप को नहीं तोड़ेंगे। और जब ये कभी अपने आप को नहीं तोड़ेंगे तो मेटल और सीएन के बीच का बॉन्ड चूंकि नहीं टूटेगा तो कभी आयन नहीं आएगा। बस ये कह सकते हैं कि इस मेटल को 4 सीएन घेर कर खड़े हुए, इस मेटल को 4 सीएन जो है वो घेर कर खड़े हुए, आप ये बोल सकते हो। एक सीएन ये रहा, एक सीएन ये रहा, एक सीएन ये रहा, एक सीएन ये रहा, आप मैक्सिमम ये कह सकते हो। और जितने भी साइनाइड्स इसको घेर कर खड़े होंगे, बोले तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे होंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और यही कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाने लगेगा। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हर मेटल के पास ये 2 वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। सो and they are non-ionizable and are exhibited by a metal in the formation of its complex ions such as CONH3 अब यहां कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया, एक एक लोन पेयर दे रहे हैं, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है वो तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, बट 100% सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसमें 4 NH3 इसको घेर कर खड़े और एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। प्राइमरी क्या है वो तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूंगा, x इक्वल टू +2, तो +2 आएगा, इसमें +3 आएगा, वो प्राइमरी वैलेंसीज है। सेकेंडरी वैलेंसी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है, तो 4। एंड AgNH3 होल ट्वाइस, यहां पर आपके पास 2 है, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि यहां पर 2 है, तो 2 है, तो मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो गई। So in these complexes the secondary valencies of CO+3, Cu+T and Ag+। अब देखो +3 +2 Ag+, ये प्राइमरी वैलेंसीज है। जो चार्जेस लिखे हुए हैं ये आयोनाइजेबल चार्जेस हैं, ये प्राइमरी वैलेंसीज है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज आर 6, 4 and 2, वही मैंने लिखा है 6, 4 and 2। देखो These are called as secondary valencies। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप पता कर लो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स पता कर लो, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स दिखेंगे वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा। और जो उस पे चार्ज दिख जाएगा, एक आर्बिटरीली सोच लो, मतलब एक सारे आयंस अगर हट जाते तो ये चार्ज आ जाता है इस पर, तो वो चार्ज जो आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसी को आप उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कह दोगे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। संपट पड़ गई क्या बात?
Now the secondary valency is also referred to as coordination number Cn of the metal ion. वो तो अपन ने पहले ही बात कर ली है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के पास या मेटल आयन के पास होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गई बात? तो अल्टीमेटली प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं वो हर मेटल के पास होती है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहा है, इन विच प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसीज को नेगेटिव आयंस सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की होंगी जनरली मेटल आयंस पे, तो उन मेटल आयंस के पॉजिटिव आयंस को कोई नेगेटिव आयंस ही सेटिस्फाई करेगा, कोई नेगेटिव चार्ज ही सेटिस्फाई करेगा, जबकि सेकेंडरी लिंकेजेस वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, और इन सब केस पॉजिटिव आयंस जिनको हम लीगेंड कहते हैं, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो, वो प्राइमरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, हमेशा वो नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाइड होगा, जबकि किसी भी मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, किसी भी मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल से भी हो सकती है, नेगेटिव मॉलिक्यूल से भी हो सकती है, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है, जिसको हम लीगेंड्स कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कितने लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और उस लोन पेयर को देगा कौन, उसकी ये जो इच्छा है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की पूरी कौन करेगा, लीगेंड, क्योंकि लीगेंड अपना लोन पेयर उसे देगा, तो वो लीगेंड ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, जो लीगेंड होगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो लीगेंड उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, लीगेंड। और आपको पता है लीगेंड्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और कुछ केसेस में तो पॉजिटिव भी होते हैं, सो दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी न्यूट्रल, तीनों हो सकते हैं। लीगेंड्स के तो नेचर हम सब पढ़कर आए, अलग अलग प्रकार के लीगेंड्स भी पढ़कर आए भैया, मोनोडेंटेट लीगेंड, बाइडेंटेट लीगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, एम्बीडेंटेट लीगेंड, दुनिया जमाने के लीगेंड्स अपन पढ़कर आए, तो वो सारे लीगेंड्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी उस मेटल की इच्छा है कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और वो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो काउंट उसका सेकेंडरी वैलेंसी होगा, जो किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा, जो कौन पूरा करेगा, लीगेंड्स पूरा करेंगे। क्या मेरी बात समझ पड़ गई पूरे तरीके से? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये दो वैलेंसीज होंगी आपके पास, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी विल सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी, नेगेटिव मॉलिक्यूल भी, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी, क्योंकि वो लीगेंड से सेटिस्फाई करेंगे, और लीगेंड आपके तीनों कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ एवरी मेटल एटम और आयन, every metal atom or ion has a fixed number of secondary linkages. हर मेटल एटम या आयन के पास सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी मैक्सिमम जो नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। इन अदर वर्ड्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इज फिक्स्ड। इसका मतलब ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर हर मेटल एटम का फिक्स होता है, प्राइमरी नहीं होता लेकिन सेकेंडरी फिक्स होता है। कितने लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा ये बात बिल्कुल फिक्स रहेगी, लेकिन उसके पास क्या चार्ज आ सकता है, जब सारे आयंस उसके साथ के निकाल दिए जाए तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ सकता है ये वेरिएबल करेगा, लेकिन जितना लोन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है ये बात फिक्स होगी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा। Thus the coordination number gives the total number of neutral molecules of or negative or positive groups which may be directly linked to the metal cation in the formation of its complexes. तो अल्टीमेटली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो टोटल नंबर आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, या पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं, या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मतलब कुल मिलाकर टोटल लीगेंड्स की संख्या कितनी है, ये उस बात पर आपको डिपेंड करेगा, और उस हिसाब से ये आपको वैल्यू देगा, उस हिसाब से ये आपको वैल्यू देगा। क्लियर हो गया? क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसका मतलब है उतने लीगेंड्स उसको उसके आसपास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली कि उतने लीगेंड्स ही प्रेजेंट है, बट उतने लीगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने लीगेंड्स प्रेजेंट है, क्योंकि कई बार होता है भैया कि एक लीगेंड 2 लोन पेयर देता है, 3 लोन पेयर देता है, 4 लोन पेयर देता है,
तो है तो वो एक लिगेंड, लेकिन वो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को लिगेंड की संख्या से लेना देना नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लेना देना है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो बना सकता है। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो बनाएगा, चाहे वो एक लिगेंड से बनाए चाहे 4 लिगेंड से बनाए, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगी और वो वैल्यू फिक्स होती है। हर मेटल की वो वैल्यू फिक्स्ड होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बदलती है। जैसे प्राइमरी वैलेंसी का एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है K4F, एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, राइट। आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब मेरे को बताओ, बहुत सिंपल सा खेल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालनी है, तो लेट्स अज्यूम इट टू बी x, इसको x मान लो। पोटेशियम की कितनी है +1, तो +1 का चार्ज इंटू 4 बार करो क्योंकि 4 है, प्लस x मान लो, प्लस साइनाइड की कितनी होती है -1, कितनी बार कर लो, 6 बार कर लो, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया +4 प्लस x -6 इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई, +2। x की वैल्यू कितनी आ गई, +2, मतलब यहां Fe पर चार्ज +2 है, +2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि 6 साइनाइड है और एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो 6 साइनाइड 6 लोन पेयर देंगे तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। मतलब अगर इसकी मैं प्राइमरी वैलेंसी लिखूं, इसका एग्जांपल थोड़ा सा नीचे, ये जो K3FeCN6 है वो यहां बता दूंगा। मतलब इसकी अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी लिखूं इसकी, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी +2 आ गई, प्राइमरी वैलेंसी जो आ गई वो इसकी +2 आ गई। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी आपको यहां पर दिख रही है, जो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू 6 आ गई। CN पर 6 दिख रहे हैं ना, तो एक CN एक लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो 6 CN 6 लोन पेयर को डोनेट करेंगे, तो इसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी +2, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब देखना, मैं कंपेयर कर रहा हूं, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज K3FeCN6, K3FeCN6, ये भी मॉलिक्यूल होता है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CN6, सो दिस इज K3FeCN6। ठीक है, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स है। पहले क्या करें, इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं भैया x होता है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x होता है। पोटेशियम का कितना होता है, +1 इंटू 3 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि K3 है, +x, प्लस Cn का कितना होता है -1, कितनी बार करना पड़ेगा, 6 बार, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज इज 0, तो इक्वल टू 0, +3 प्लस x -6 इक्वल्स टू 0, राइट। x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू +3, यही देख लो x की वैल्यू +3 आ गई। मतलब इसके लिए जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसके लिए जो प्राइमरी वैलेंसी है, ध्यान से देखेंगे, इसके लिए भैया जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है +3, समझ में आया, +3। मतलब देखो, इसमें प्राइमरी वैलेंसी +2 थी, इसमें चार्ज Fe का +2 था, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज +3 है, बदल गई ना प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी देखो तुम यहां पर, इस कॉम्प्लेक्स में तुम सेकेंडरी वैलेंसी देखो, तुम्हें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेंगे बनते हुए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेंगे, Cn कितने हैं, 6 हैं, और एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 6 साइनाइड 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। बोलो संपट पड़ी क्या बात, देखो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगा, क्योंकि 6 साइनाइड है ना, एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, एक साइनाइड एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 6 साइनाइड 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। इसमें भी 6 करते थे, इसमें भी 6 करेंगे, इसमें भी 6 करते थे, इसमें भी 6 करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी इसमें भी 6 थी, इसमें भी 6 है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यही चीज वो समझा रहे हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो जनरली मेटल का
वेरिएबल होता है क्योंकि वो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं और डी ब्लॉक के मेटल्स जाने ही इस बात पे जाते हैं कि उनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। Fe+2+3 दोनों में एग्जिस्ट करता है। ऐसे कई मेटल्स होते हैं, कॉपर +1+2 दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी की वजह से जाने जाते हैं। मैग्नीज की अगर बात करोगे तो मैग्नीज +4 में +7 में दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, इनकी खास बात ही ये रहती है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि इनकी प्राइमरी वैलेंसीज अलग होंगी। लेकिन जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाने में आते हैं तो जो सेकेंडरी वैलेंसी अपने साथ लेकर आते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर लेकर आते हैं अपने साथ, वो फिक्स लेकर आते हैं। और वो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आप दोनों में देखोगे तो आपको 6 मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। ये वर्नर थ्योरी बताती है, ऐसा वर्नर थ्योरी कहती है। क्लियर हो गया पूरे तरीके से? इसका ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल मैंने दिया है तो ये पहला कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया है, ये पहला कॉम्प्लेक्स बताया है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बताया है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बताया है। तो पहला कॉम्प्लेक्स और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, तो यहां पर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलते थोड़ा सा। नाउ मूविंग अहेड, वर्नर थ्योरी में आगे क्या देखा जाता है? एवरी मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज, दैट इज वैलेंसीज। हर मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है जिससे वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। द लिगेंड सेटिस्फाइंग सेकेंडरी लिंकेजेस वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशंस इन स्पेस। जो लिगेंड्स होते हैं वो जब मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने आते हैं, यानी कि मेटल जो चाहता है कि भैया मैं लोन पेयर को एक्सेप्ट करूं, तो वो जब अपनी तरफ से लोन पेयर डोनेट करने आते हैं तो वो एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन से आते हैं। जैसे मैंने आपको साइनाइड्स बताए, अब Fe में चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, 6 साइनाइड्स होने, Fe में 6 साइनाइड्स होने। अब तुम यहां देखो, Fe में अगर 6 साइनाइड्स होने तो वो 6 साइनाइड्स का एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन होगा। कैसे? एक साइनाइड बोलेगा भैया मैं यहां से आऊंगा, दूसरा साइनाइड बोलेगा भैया मैं यहां से आऊंगा, तीसरा साइनाइड बोलेगा भैया मैं यहां से आऊंगा, चौथा साइनाइड बोलेगा मैं यहां से आऊंगा। ये चार एक ही प्लेन में 90 डिग्री पर आएंगे। पांचवा साइनाइड बोलेगा ठीक है मैं प्लेन बदल के ऊपर से आ जाता हूं, और एक बोलेगा मैं प्लेन बदल के नीचे से आ जाता हूं। ये साइनाइड आ गया। अब ये 6 साइनाइड्स की जो ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ये ओरिएंटेशन जो है बिल्कुल फिक्स्ड है। क्या है ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि ये आपके पास 6 साइनाइड्स हो गए ये, और ये फिक्स्ड ओरिएंटेशन इनके पास हो गया, ये फिक्स्ड ओरिएंटेशन इनके पास हो गया। तो ये आपके पास एक फिक्स्ड ज्योमेट्री देगा, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कह सकते हो। ये आपको एक फिक्स्ड ज्योमेट्री देगा। ठीक है, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल दो या ऑक्टाहेड्रल बोल दो, खैर हम शेप्स और ज्योमेट्री की चर्चा तो बाद में करेंगे। लेकिन कभी भी लिगेंड्स डिस्टॉर्ट होकर नहीं आएंगे। कभी भी लिगेंड्स ये नहीं बोलेंगे चल यार मैं यहां से आज आ जाता हूं, पिछले मॉलिक्यूल में मैं यहां से आया था, ऐसा नहीं। जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाएंगे, क्या करने के लिए? लोन पेयर डोनेट करने के लिए। क्या करने के लिए? सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन से आएंगे, और इस दौरान वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन बनाएंगे जो कि फिक्स्ड होगा, एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनाएंगे जो कि फिक्स्ड होगी। तो इस हिसाब से वो ज्योमेट्री बताएंगे, उस हिसाब से वो शेप बनाएंगे। हालांकि क्या शेप बनाएंगे ये बात हमें वर्नर थ्योरी ने नहीं बताई। बस फिक्स्ड शेप होगा ये बात बताई, फिक्स्ड ज्योमेट्री होगी ये बात बताई। कौन सा शेप कौन सी ज्योमेट्री होगी ये बात वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं करी। उसके लिए अलग से थ्योरीज हमने देखी है, लेकिन यहां पर वो चीज पता नहीं चलेगी। सो दे विल डायरेक्ट टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन स्पेस अबाउट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सेंट्रल मेटल और एटम और आयन के अक्रॉस ये एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड पोजीशन में दिखेंगे, बहुत ही फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड पोजीशन में दिखेंगे। Thus the coordination compounds have a definite geometry, structure और shape। इसलिए माना जाता है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनके पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक डेफिनेट शेप होता है। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पास एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होता है। और वो ज्योमेट्री पर भी सवाल आता है, हमें कॉम्प्लेक्स दे देंगे बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है। हमें एक और कॉम्प्लेक्स दे देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बोलेंगे बताइए इसमें बॉन्ड एंगल्स कितने हैं या इसका शेप कितना है। ये वाली बात हालांकि वर्नर ने नहीं एक्सप्लेन करी, और ये वाली बात बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी को लेकर आए थे। याद है आपको 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में भैया अपन ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी है।
ये वही थ्योरी हमें समझाती है कि एक्चुअली क्या शेप, क्या ज्योमेट्री, क्या बॉन्ड एंगल्स होगा मॉलिक्यूल्स में आपस में, राइट? यहां पर भी कुछ ऐसी ही थ्योरी हमें लगी, हालांकि वर्नर ने वो चीज एक्सप्लेन तो नहीं करी, वीएसईपीआर भी नहीं थी, वो एक अलग थ्योरी थी जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वर्नर ने इतना जरूर बताया कि हर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर और शेप होता है। क्लियर हो गई बात? ये सारे पोस्टुलेट्स वर्नर थ्योरी के हैं। वर्नर थ्योरी के अगर पोस्टुलेट्स लिखने को आए 12th बोर्ड में या आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में, तो आपको यही पॉइंट्स लिख रहे हैं। इन पॉइंट्स को हालांकि मैं समझा भी रहा हूं, आपको बस इनको अपने शब्दों में पिरोना है भाई, अपने शब्दों में लिखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। ओके, बहुत शानदार। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे और चर्चा करते हैं। नाउ वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन, फाइनली हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से वर्नर ने रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से वर्नर ने जाना। तो वर्नर रिप्रेजेंटेशन में हम एग्जांपल लेते हैं। वी कैन कंसीडर द केस ऑफ COCl3.XNH3। ये COCl3.XNH3, अब हमें x की वैल्यू अभी तो फिलहाल नहीं पता कितनी हो सकती है, लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी, बट COCl3.XNH3 से हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। नाउ x के बारे में फिक्स्ड वैल्यू तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी x की, वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि एक बात कंफर्म है, हम अगर Cl3 को मान लेते टोटल तरीके से आयन बना दे, काउंटर आयन बना दे, तो NH3 से ही हम बोलेंगे भैया तुम कोबाल्ट के सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे COCl3.XNH3 है। अब पहले तो ये बात समझना, जो बहुत जरूरी है समझने के लिए, वो ये कि यहां पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। पूछो कैसे? अभी x को डिफाइन नहीं किया, फिर भी मैंने प्राइमरी वैलेंसी बता दी +3 है। क्यों? क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 की संख्या x है, जो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन NH3 एक बात कंफर्म है कि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अमोनिया को छुओगे तो करंट नहीं लगेगा, तो मतलब लिगेंड तो है, लोन पेयर डोनेट तो करेगा, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब ये कितनी भी संख्या में हो जाए, जब इन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संपट पड़ी मेरी बात? यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई x। क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, एक क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, और वी हैव 3 क्लोरीन्स, तो -1 × 3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो इस पर करंट नहीं लगेगा इसको छूने पर, तो इट विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x - 3 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज x इक्वल टू +3, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू +3। तो x इक्वल्स टू +3, समझ में आ रहा है? x इक्वल्स टू +3, ये हो गया x इक्वल्स टू +3, यानी कि ये x के ऊपर का चार्ज हो गया, विच इज +3। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। कोबाल्ट के ऊपर का ये चार्ज है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी, और वो हमने निकाल ली। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, और वो सेटिस्फाई करने के लिए हमने 3 क्लोरीन को बुला लिया। 3 क्लोरीन वो उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, क्योंकि कोबाल्ट पे अगर +3 है तो 3 क्लोरीन के पास 3 माइनस भी है, और +3 -3 कैंसिल हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई हो गया। प्राइमरी वैलेंसी की टेंशन नहीं है, टेंशन है हमें सेकेंडरी वैलेंसी की, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये XNH3 कितना होगा, ये मॉलिक्यूल कितना होगा। तो हमने कहा ये x की वैल्यू मैक्सिमम समझना इस बात को, मैक्सिमम कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। मतलब अगर हम ये मान लें कि कोबाल्ट की जो भी सेकेंडरी वैलेंसी है, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो भी उसको लोन पेयर चाहिए, जो इच्छा वो रखता है लोन पेयर को डोनेट करने की, वो सारी इच्छा NH3 ही पूरी करेगा, Cl3 पूरी नहीं करेगा। एट वर्स्ट हम यही मान सकते हैं, मतलब गिरी हालत में हम यह मान सकते हैं कि सारे NH3 मॉलिक्यूल्स ही कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर Cl3 क्या करेगा? उस केस में Cl3 काउंटर आयन बन जाएगा। काउंटर आयन मतलब काउंटर आयन बन के प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। वर्स्ट सिनेरियो तो यही हो सकता है ना,
मेरी बात समझे, यहां पर बहुत डिटेल में समझा रहा हूं ये चीज, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास है CO Cl3.xNH3, तो मैंने बोल दिया कि भैया NH3 होंगे कितने, X, और यही मिलकर सब कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। रही बात ये 3 क्लोरीन की, तो ये 3 क्लोरीन जो होंगे ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करेंगे। मतलब कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, दोनों केसेस में सेटिस्फाई होगा। तो हमने कह दिया कि क्लोरीन को काउंटर आयन ही बना दो, उसको बोल दो भैया तुम लिगेंड दो ही मत, वर्स्ट केस। तो फिर लिगेंड कौन देगा, मतलब लोन पेयर सिर्फ कौन देगा, लिगेंड सिर्फ कौन बनेगा, सिर्फ अमोनिया। तो वर्स्ट केस में अमोनिया हमारे पास उतने होने चाहिए कि वो कोबाल्ट की पूरी की पूरी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करे। तो मैक्सिमम जो X की वैल्यू हो सकती है, जो NH3 के मॉलिक्यूल्स की संख्या हो सकती है, वो कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो सकती है, वो कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी होगा कोबाल्ट का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट के जो होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो भी होगी वो X मैक्सिमम हो सकता है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है X की, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कर लो। हमें पता है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो मैक्सिमम 6 हो सकता है X की वैल्यू, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है मैक्सिमम 6 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोबाल्ट के पास वो टेंडेंसी है कि मैक्सिमम 6 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो X की वैल्यू मैक्सिमम 6 होगी, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी कि तीनों क्लोरीन को बोल देते कि तुम दे दो भाई इलेक्ट्रॉन, तुम दे दो अपना लोन पेयर डोनेट कर दो, तीनों को बोल देते तुम अपना लोन पेयर डोनेट कर दो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ X क्या होगी, अगर ये 3 क्लोरीन आ गए लोन पेयर डोनेट करने के लिए, तो ये 3 क्लोरीन से 3 लोन पेयर, लेकिन फिर भी 6 में से 3 बचे, तो वो 3 तो NH3 को ही देने पड़ेंगे ना, क्योंकि टोटल उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए। और अगर आप 3 क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के नंबर पहले ही फिक्स कर दिए 3 है, और एक क्लोरीन एक लोन पेयर देता है, तो 3 क्लोरीन मैक्सिमम 3 लोन पेयर देंगे। तो फिर गिरी हालत में NH3 के 3 मॉलिक्यूल तो चाहिए रहेंगे ना। तो मिनिमम वैल्यू जो X की हो जाएगी वो हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3, विच इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3, विच इज अगेन इक्वल टू 3। तो आपके पास एक हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का विच इज 6, और एक हो गया मैक्सिमम वैल्यू X की विच इज 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, और मिनिमम वैल्यू X की हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि 3। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब समझो इस बात को, अब इस बात को और गहराई तक समझो, यहां मैं समझा रहा हूं। मतलब इसके कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकते हैं इस फॉर्मूले से, मैं अब आपको यह बता रहा हूं। इस फॉर्मूले से कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकते हैं मैं आपको यह बता रहा हूं। पहला CO, कोबाल्ट है ये, दिस इज कोबाल्ट, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज कोबाल्ट। कितने NH3, 6 NH3 पूरे लगा दो और 3 Cl को बाहर छोड़ दो। तो अपन यहां कहेंगे कि भैया जो X की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो यहां से क्लियरली X की वैल्यू जब 6 होगी तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि 6 के 6 अमोनिया को अपन ने जिम्मेदारी दे दी कि आप ही पूरे जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दो। मतलब जो कोबाल्ट को 6 लोन पेयर चाहिए वो आप ही 6 लोग दे दो, आप ही 6 लिगेंड्स आ जाओ अंदर, ठीक है। और जो Cl3 बैठा उसको हम काउंटर आयन बना देते हैं, तो उसको हमने काउंटर आयन बना दिया। काउंटर आयन बनाकर भी वो +3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा, उसकी टेंशन नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी वो बाहर रहे Cl या अंदर रहे, दोनों तरीके से सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सिर्फ अंदर वाले सेटिस्फाई करेंगे, ये बात याद रखना। जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो सिर्फ अंदर वाले मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, दूसरा कंपाउंड ये बन सकता है कि हमने एक Cl को बोल दिया चलो तुम अंदर चले जाओ, और एक NH3 फिर हमने कम ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोबाल्ट ने में
NH3 मॉलिक्यूल्स ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, छठवें वाले को देने के लिए अपन ने एक Cl को अंदर बुला लिया और बाकी बच गए बाहर 2 Cl। तो बाहर 2 Cl हो गए, तो बाहर 2 Cl हो गए। समझ में आ रहा है? तो बाहर 2 Cl हो गए। अब जब बाहर 2 Cl हो गए तो यहां पर इट मींस x की वैल्यू 5 हो गई, राइट? x की वैल्यू हो गई 5। क्यों? क्योंकि NH3 के मॉलिक्यूल्स की संख्या ही x है। तो आपने 5 लिए, क्योंकि 5 को आपने बोल दिया कि भैया आप एक काम करो, आप 5 लोन पेयर डोनेट कर दो। रहा बात छठा लोन पेयर डोनेट करने की, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो हम एक Cl से करवा लेंगे। तो एक Cl से अपन ने यहां पर लपेट लिया, तो एक Cl को यहां लपेट लिया, तो बाहर बच गए सिर्फ 2 Cl। ये दूसरा केस। तीसरा केस में क्या होगा? हमने कहा भाई एक और Cl को अंदर ले आओ, क्योंकि है तो 3 Cl ना, तो 2 Cl को अंदर ले आते हैं टोटल, और एक NH3 और फिर कम हो जाएगा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? कोबाल्ट NH3 होल 4 और दिस इज Cl2। बाहर सिर्फ एक Cl बचेगा, बाहर सिर्फ एक Cl बचेगा। तो ये NH3 होल 4 Cl2, इसमें हम कहेंगे x की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि हमारे पास x जो आ गया वो 4 आ गया, मतलब 4 NH3 के मॉलिक्यूल्स आ गए। संपट पड़ी बात? मतलब 4 NH3 के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे सेटिस्फाई होगा? 2 Cl भी तो लोन पेयर देंगे फिर। तो हमने 2 Cl को अंदर बुला लिया, बाहर फिर एक Cl छोड़ा, बाहर फिर एक Cl छोड़ा। एंड एट लास्ट चौथा जो मॉलिक्यूल बन सकता है, चौथा जो कंपाउंड बन सकता है वो क्या बनेगा? चौथा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? कोबाल्ट NH3 होल 3, और हमने तीसरा Cl भी अंदर ले आए, बाहर अब कोई Cl ही नहीं है, तीसरा Cl भी अंदर ले आए। तो 3 Cl थे तो तीनों Cl अंदर ले आए, तो फिर 3 Cl 3 लोन पेयर देंगे तो सिर्फ 3 लोन पेयर और देना बाकी रहेगा। वो 3 लोन पेयर हम NH3 से दिलवा देंगे, तो फिर हम NH3 लेंगे ही 3। तो 3 NH3 से मिल गए लोन पेयर और 3 Cl से मिल गए। अल्टीमेटली कोबाल्ट की 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब बाहर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 3। बाहर कुछ नहीं होगा तो यहां पर क्या लो, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3। तो x की वैल्यू विल कम आउट टू बी 3। ये x की वैल्यू 3 हो गई, और बाहर देखो कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स हो गए CO NH3 होल 3 Cl3, और x की वैल्यू यहां हो जाएगी 3। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? ये फॉर्मूले क्लियर हो गए? तो इसलिए हमने कहा था कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है और जो मिनिमम वैल्यू है 3 है। मतलब यहां पर जो x हो सकता है वो x आपका 3 से बड़ा या बराबर, और x से छोटा या बराबर, और 6 से छोटा या बराबर होगा। 3 जो होगा वो x जो होगा वो 3 से बड़ा या फिर बराबर और 6 से छोटा या बराबर होगा। तो 3 से 6 के बीच में उसकी वैल्यूज लाई करेंगे, और 3 से 6 के बीच में वैल्यूज लाई करने पर ये आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की जो +3 है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है, चाहे क्लोरीन अंदर रहकर करे चाहे बाहर रहकर करे, अंदर रहकर करे चाहे बाहर रहकर करे, क्लोरीन ही करेगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 की कोऑर्डिनेशन नंबर की भी सेटिस्फाई हो रही है, भले वो 6 NH3 से हो या फिर 3 NH3 और 3 क्लोरीन से हो, किसी भी कंडीशन पे होंगे, लेकिन वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब जो कंडक्शंस देखने को मिलेंगे, कंडक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब हम इनको पानी में डालेंगे तो ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे। इन चारों को हमने कहा, हमने 4 फॉर्मूले ले लिए, ये जो COCl3.NH3 से बना है, और हमने कहा कि इनको एक एक करके पानी में डालेंगे। तो पानी में जब ये जाएंगे तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो अपने आप को आयोनाइज नहीं करेगी, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट की चीज है, ये बात तो कंफर्म है कि वो अपने आप को आयोनाइज नहीं करेगी, और वो अगर अपने आप को आयोनाइज नहीं करेगी तो सिर्फ वो वाली चीज इंटैक्ट रहेगी और काउंटर आयन वो टूट जाएगा। मतलब ये काउंटर आयन अलग होगा और ये वाली चीज अलग होगी, ये पूरी एक यूनिट रहेगा लेकिन काउंटर आयन से ये अलग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पानी में जाकर या एक्वस मीडियम में जाकर या किसी भी पोलर मीडियम में जाकर ये आयंस जो ब्रेक होंगे वो काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ब्रेक होंगे, ना कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर के आयंस ब्रेक होंगे। ये बात हम पहले भी कर चुके। तो फिर हम ये देखेंगे कि इनमें से किस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि जहां आयन सबसे ज्यादा होंगे पानी के मीडियम में, एक्वस मीडियम में, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सीधा खेल होता है आयन से लेने देने का, आयंस के ऊपर वो चलते हैं। तो अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी का गौर करूं,
अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी पे गौर करूं तो पहला मॉलिक्यूल क्या था, पहला मॉलिक्यूल क्या था, CONH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl3, राइट। इसको पानी में फेंक दो, किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। अब मेरे को बताओ जब ये एक्वस मीडियम में गया तो क्या बनेगा, CONH3 होल 6 और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का, +3Cl माइनस का, +3Cl माइनस का। तो इसके पास क्या होगा, टोटल आयंस की संख्या देखो, इसके पास इसका एक आयन जो कि कैटायन है और इसके 3 आयंस जो कि एनायंस है, तो टोटल आयंस हो गए 4 आयंस। तो टोटल आयंस हो गए 4 आयंस। मतलब अगर इसको आप एक्वस मीडियम में डालोगे तो ये आपको 4 आयंस निकाल कर देगा, तो 4 आयंस ये आपको बना कर देगा। अच्छी बात है। दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या बनाया था, उसी फॉर्मूले से दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या बनाया था, दूसरा मॉलिक्यूल हमने बनाया था CONH3 होल 5, एक Cl को हमने अंदर रख दिया और यहां बाहर कर दिए 2 Cl2। क्या करा, अगेन इसको भी हमने एक्वस मीडियम में भेजा। हमने जब इसको भी एक्वस मीडियम में भेजा तो क्या हुआ, CONH3 होल 5 Cl एक इंटैक्ट क्वांटिटी रह गया और 2 Cl माइनस ब्रेक हो गए, तो यहां पर +2 का चार्ज आएगा। अब यहां पर आप आयंस की संख्या देखो तो ये एक आयन देगा और ये 2 आयन देगा, तो टोटल आयंस की संख्या हो गई कितनी, 3 आयंस। तो ये आयंस कम हो गए, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये चीज तो कभी ब्रेक नहीं होगी ना, तो ये चीज एक होगी और ये एक अलग होंगे। तो यहां 2 Cl के आयंस होंगे तो 2 Cl के आयंस होंगे। तो ऊपर वाले ने 4 आयंस दिए, नीचे वाले ने 3 आयंस दिए। और चलते हैं और बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थर्ड में हमने क्या किया, कोबाल्ट NH3 होल 4 और 2 Cl को अंदर भेज दिया और 1 Cl बाहर छोड़ दिया। जब 1 Cl बाहर छोड़ दिया तो फिर इसको पानी में डालेंगे तो सिर्फ वो 1 Cl ब्रेक होगा और एक पूरा कोऑर्डिनेशन आयन ब्रेक होगा जो CONH3 होल 4 Cl2 का है, जिस पर प्लस चार्ज होगा और +Cl माइनस का एक आयन होगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये भी एक आयन दे रहा है और अल्टीमेटली आप देखोगे ये भी एक आयन दे रहा है, तो कुल मिलाकर यहां पर आपको 2 आयंस मिल रहे हैं, राइट। कुल मिलाकर आपको भी यहां पर सिर्फ 2 आयंस, तो आयंस की संख्या कम हो रही है, आयंस की संख्या कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है, आयंस की संख्या कम होती जा रही है। लास्ट फोर्थ वाले में तो आप देखो आपको एक भी आयन नहीं मिलेगा, लास्ट 4 वाले को आप देखोगे तो आपको एक भी आयन नहीं मिलेगा। कैसे, कोबाल्ट NH3 3 और Cl3, तीनों Cl अंदर भेज दो, तीनों Cl अंदर भेज दो, तो बाहर कुछ है ही नहीं और बाहर कुछ है ही नहीं, तो एक्वस मीडियम में ये अपने आप को डिसोसिएट ही नहीं करेगा, और जब डिसोसिएट नहीं करेगा तो नो आयंस, इट विल प्रोड्यूस नो आयंस, और कोई आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा। क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि electrical conductivity in aqueous medium is directly proportional to number of ions. Electrical conductivity in aqueous medium is directly proportional to number of ions. जिसके आयन ज्यादा होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए उसके अंदर मौजूद आयंस की संख्या पर डिपेंड करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस में, वो आयंस होते हैं जो चार्ज लेकर भागते हैं भाई। तो आयंस की संख्या अगर ज्यादा होगी तो चार्ज लेकर भागने वालों की संख्या ज्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अगर आयंस की संख्या कम होगी तो चार्ज लेकर भागने वालों की संख्या कम होगी, तो फिर कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो किसमें इसमें आयन सबसे ज्यादा है, पहले वाले में, तो पहले वाले की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम ऑर्डर लिखे कंडक्टिविटी ऑर्डर, देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑर्डर अगर हम यहां लिखेंगे तो कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी पहले वाले में, उससे ज्यादा कंडक्टिविटी दूसरे वाले में, उससे ज्यादा कंडक्टिविटी तीसरे में, और कोई भी कंडक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी चौथे वाले में। संपट पड़ी क्या बात, क्योंकि फोर्थ वाले में कोई आयंस ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कोई कंडक्टिविटी वो नहीं दिखाएगा। वहां पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही घूमता रहेगा पानी में, जो कि अनपोलराइज्ड होगा, नॉन पोलराइज्ड होगा, पोलैरिटी नहीं आएगी। और पोलैरिटी इनमें आएगी, इसमें सबसे ज्यादा आएगी 4 आयंस की, इसमें कम आएगी 3 आयंस की, इसमें कम आएगी 2 आयंस की। तो कंडक्टिविटी भी इसी हिसाब से कम होती जाएगी।
संपट पड़ी क्या बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लेकर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो इस तरीके से भैया यहां पर हम कंडक्टिविटी को समझ पाते हैं, इस तरीके से यहां हम कंडक्टिविटी को देख पाते हैं। क्लियर हो गया। इसी की चर्चा इधर की गई है, इसी की चर्चा इसमें की गई है। यहां पर एक टेबल बनाकर बताया गया है कि जैसे वर्नर कॉम्प्लेक्स था तो COCl3.6 NH3 था, पहले 6 NH3 आपने ले लिए, तो इसके हिसाब से 6 NH3 को आपने लिगेंड बना दिया और 3 Cl को बाहर छोड़ दिया। जब आयोनाइज करोगे तो ये 3+ और 3 Cl-, तो मैंने कहा था ना टोटल 4 आयंस मिलेंगे आपके, तो टोटल 4 आयंस यहां पर मिलेंगे। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 6 NH3 एंड प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 3 Cl-। सेकेंडरी वैलेंसी 6 NH3 पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो चार्ज है उसका, वो 3 Cl- मिलके कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड COCl3.5 NH3, 5 NH3 में 5 NH3 अंदर है और 1 Cl को भी अंदर बुला लिया, तो बाहर सिर्फ 2 Cl है, बाहर सिर्फ 2 Cl है। अब CONH3 Cl2+ 2 Cl- में यहां आयंस बनेंगे। देखो ये कितने आयंस दे दिया था, 4 आयंस, ये कितने आयंस दे दिया, 3 आयंस, हो गए आयंस की संख्या कम। सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, 5 NH3 के द्वारा और 1 Cl के द्वारा, टोटल 6 अभी भी जा रहे हैं। 5 NH3 5 लोन पेयर देगा और 1 Cl 1 लोन पेयर देगा। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड हो रही है, 3 Cl- इंक्लूडिंग 1 Cl- विथ डुअल नेचर, मतलब जो अंदर का Cl- है वो 2 काम कर रहा है, ये जो Cl- है ये 2 काम कर रहा है। ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है चार्जेस के हिसाब से, और लोन पेयर दे रहा है तो सेकेंडरी को तो कर ही रहा है, मतलब इसके पास डुअल वर्क हो रहा है, डुअल नेचर है इसके पास। एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, ये Cl 2 काम कर रहा है, सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी भी, तो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। ठीक है। इसलिए बोल रहा है 1 Cl- जो अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके पास डुअल नेचर है, जो अंदर है उसके पास डुअल नेचर है। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट सारे एक साथ लेंगे अपन, पहले देखते हुए चलें। हाँ, फिर तीसरा स्ट्रक्चर में हमने 4 NH3 लिए, 4 NH3, जिसमें से चारों को बोल दिया आप लिगेंड को लोन पेयर दो, लेकिन बचे हुए 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करना है तो हम 2 Cl से दिलवा देंगे, तो 2 Cl को यहां पर बोल दिया, 1 Cl फिर बाहर हो गया, तो यहां पर कितने आयंस बनाएगा, ये देखो 2 आयंस बनाएगा, एक आयन ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कितने आयंस बनेंगे, 2 आयंस बनेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी 4 NH3 और 2 Cl- मिलकर कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl- कर रहे हैं अभी भी, जिसमें से 2 Cl- डुअल नेचर के, 2 Cl- डुअल नेचर के कौन से हैं, अंदर वाले, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये 2 Cl पर डबल जिम्मेदारी है। संपट पड़ गई बात, सिंपल है। नाउ COCl3.3 NH3 मिनिमम आपका ये प्रोडक्ट बन सकता है, मिनिमम वैल्यू x की 3 हो सकती है, तो वो कोबाल्ट NH3 होल थ्राइज्ड Cl3 से हो सकता है कि हमने 3 NH3 लिए तो तीनों क्लोरीन को बोल दिया कि तुम अंदर आकर लोन पेयर डोनेट कर दो, तो 3 NH3 से लोन पेयर मिलेंगे, 3 क्लोरीन से मिलेंगे, टोटल हो जाएंगे ये भी 6, टोटल हो जाएंगे ये भी 6, तो 6 ये भी हो जाएंगे। तो यहां पर आप कहोगे कि एक सिंगल स्पीशी बनेगा, कोई आयंस इसमें डिसोसिएट नहीं होंगे, देयर विल बी नो आयंस, एक भी आयंस नहीं मिलेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय 3 NH3 एंड 3 Cl-, 3 NH3 और 3 Cl- से सेटिस्फाइड होंगे, जबकि प्राइमरी वैलेंसी 3 Cl- से होंगे और तीनों Cl के पास डुअल नेचर है, ये दोनों काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो ये 3 Cl जो होंगे ये दोनों काम करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, ये चीज आपको समझने को मिलती है बहुत ज्यादा। कंसेप्ट क्लियर हो गया है पूरी चीज को लेकर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अब समझ गए। अब बस हम इसको एक बार रिप्रेजेंट करवा देते हैं, मॉलिक्यूल्स चारों हम बना लेते हैं कि ये देखने में कैसे दिखेंगे मॉलिक्यूल्स।
इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्रॉपर, ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया और उसके आयंस के बारे में पता कर लिया, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा और प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा वो चर्चा कर ली। हालांकि तुम इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहां से पूरा खेल शुरू हुआ था वर्नर रिप्रेजेंटेशन का, ये तो देख चुके थे, वर्नर रिप्रेजेंटेशन का खेल यहां से शुरू हुआ था भाई। ओके, इसके बाद का देखेंगे, यहां पर ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर इस टेबल का। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये वाले टेबल का, ये वाले पार्ट का, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब इनका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। आयंस कितने बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा दिखेगा, कौन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, कौन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, ये सारी बातें कर लिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जरूर देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। सो फ्रॉम द टेबल it is clear that conduction of the complexes which depends on the number of ions will be in the order। तो कंडक्शन बेसिकली डी का सबसे कम होगा, सी का उससे ज्यादा होगा, बी का उससे ज्यादा होगा, ए का उससे ज्यादा होगा। ये हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 करके बात कर ली है कि जो कंडक्शन होगा वो उस ऑर्डर में होगा। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखो कोबाल्ट, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर से ये जो डॉटेड लाइंस आपको बनाई गई है, ये आपको बताएंगे कि ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगी। और जो सॉलिड लाइंस दी गई हैं, ये जो NH3 आपको सॉलिड फॉर्म में दिए गए, ये जो NH3 आपको सॉलिड फॉर्म में दिए गए, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते ये NH3 6 और 3 Cl डॉटेड वाले, तो ये आपके 3 Cl बन रहे हैं। तो 6 आपके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉरी सेटिस्फाई करते हुए, और 3 डॉटेड वाले आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ये NH3 सेटिस्फाई कर रहा है जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 Cl कर रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे बी वाले स्ट्रक्चर में, तो NH3 1 2 3 4 और ये 5 NH3, 1 Cl हमने अंदर भेज दिया, तो 2 Cl तो सिंपल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 1 Cl जो कि अंदर गया है वो 2 काम करेगा, डुअल बिहेवियर दिखाएगा, डीबी स्टैंड्स फॉर डुअल बिहेवियर। वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी भी सेटिस्फाई करेगा। देखो सेकेंडरी कर रहा है सॉलिड लाइन, लेकिन उसके पास एक डॉटेड लाइन भी है, प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो प्राइमरी भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 NH3 रहेंगे, 1 Cl अंदर आ जाएगा, 2 Cl बाहर रहेंगे, और जो बाहर Cl रहेंगे वो एक ही काम करेंगे, वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सिर्फ डॉटेड वाले जो 2 Cl है ना, ये आपके बाहर है, और ये जो एक Cl है ना जिस पे डबल लाइन है, सॉलिड लाइन भी है, डॉटेड लाइन भी है, वो अंदर है, ठीक है। फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा जो कि सी स्ट्रक्चर होगा। सी स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट NH3 और ये Cl 2 अंदर चले गए, 2 Cl जो अंदर चले गए वो क्या कर रहे हैं, डबल लाइन दे रहे हैं आपको। डबल लाइन मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। डबल लाइन दे रहे हैं मतलब प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि ये जो Cl है ये सिर्फ आपका एक है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब 2 Cl है जो डुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो फिर अंदर सिर्फ 4 NH3 चाहिए, क्योंकि 2 क्लोरीन 2 लोन पेयर तो आपको दे ही देंगे, 2 क्लोरीन 2 लोन पेयर आपको दे देंगे, तो फिर 4 बचेंगे, तो 4 NH3 से ही काम हो जाएगा। तो आपने देखो 4 NH3 रखे, ये 1 2 3 और 4, और चारों NH3 के पास सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन इंडिकेट्स व्हाट, सॉलिड लाइन इंडिकेट्स कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो चीज आएगी वो ये देखेंगे कि 3 NH3 अंदर है और तीनों Cl अंदर है, मतलब 3 जो Cl है वो तीनों डुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं। यहां देखोगे आप तो जो तीनों Cl है वो तीनों Cl आपको डुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो तीनों Cl आपका डुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो 3 NH3 अंदर और तीनों Cl डुअल बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो क्लोरीन जो तीनों है वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई करेगा, और जो चार्ज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से कोबाल्ट पर उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर 3 क्लोरीन अंदर भेजकर हमने 3 लोन पेयर तो दे दिए, टोटल 6 चाहिए थे, तो 3 हमने NH3 ले लिए, तो 3 NH3 से हमने भेज दिया। इसके पास कोई आयंस नहीं होंगे, नो आयंस,
ये वो होगा जिसके पास कोई आयंस नहीं होंगे, तो इट विल गोइंग टू शो नो आयंस, तो यहां नो आयंस। इसके पास आपको सिर्फ Cl एक है बाहर, तो यहां पर एक और एक दो आयंस मिलेंगे, तो इसके पास सिर्फ दो आयंस मिलेंगे। इसके पास दो Cl है बाहर और एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसके पास तीन आयंस मिलेंगे, तो ये तीन आयंस देगा। और इसके पास पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी और तीन Cl भी निकलेंगे, तो टोटल ये चार आयंस देंगे, टोटल ये चार आयंस देंगे, तो ये चार आयंस। इसलिए ए का जो कंडक्शन है वो सबसे ज्यादा है, डी का कंडक्शन सबसे कम है। तो कंडक्टिविटी जो है लिख चुके हम सारी बातें, बस स्ट्रक्चर में और लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट इन एक्वस मीडियम of salt in aqueous medium is directly proportional to the number of ions। और नंबर ऑफ आयंस क्लियरली दिख रहा है, 4 3 2 1 है, 2 0 है, तो 4 3 2 0 के हिसाब से डी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, डी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सी की कंडक्टिविटी, उससे कम बी की कंडक्टिविटी और सबसे कम ए की कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखने को मिलेगा। डी की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे डी की कंडक्टिविटी सबसे कम, उससे ज्यादा सी की कंडक्टिविटी, उससे ज्यादा बी की और सबसे ज्यादा ए की। ए की सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि ए के पास चार आयंस है। बी की उससे कम क्यों? क्योंकि तीन आयन है। सी की और कम क्यों? क्योंकि दो आयन है। और डी की सबसे कम क्यों? क्योंकि एक भी आयन नहीं है। एक भी आयन नहीं है तो कोई कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। संपट पड़ गई क्या बात? स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? और ये स्क्वायर बाय पिरामिडल बनेगा। जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर बाय पिरामिडल। एक बीच में स्क्वायर होगा, ऊपर एक पिरामिड होगा, नीचे एक पिरामिड होगा, ऊपर भी एक पिरामिड, नीचे भी एक पिरामिड, बीच में स्क्वायर, तो इसलिए इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल कहते हैं। और स्क्वायर बाय पिरामिडल तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और स्क्वायर बाय पिरामिडल की एक खास बात और बताता हूं, 8 फेसेस इसमें देखने को मिलेंगे। ऊपर का पिरामिड 4 फेस बनाएगा, ऊपर का पिरामिड 4 फेस बनाएगा, नीचे का पिरामिड भी 4 फेस बनाएगा, नीचे का पिरामिड भी 4 फेस बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल 8 फेसेस होंगे, इसलिए स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं। हालांकि ये जब ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब बात करेंगे, वीबीटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यस, ये थ्योरीज भी इनकी मानी जाती है, ये थ्योरीज भी इनकी बोली जाती है। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया इसको लेकर? सारी बातों को लेकर एकदम क्लियर है वर्नर्स थ्योरी को लेकर बात? तो स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहां पर वर्नर थ्योरी कंप्लीट होती है। यहां पर वर्नर थ्योरी कंप्लीट होती है। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। यहां पर वर्नर थ्योरी हमारी भैया कंप्लीट होती है, क्योंकि वर्नर थ्योरी से बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें यहां पर बहुत सारी मिलती हैं, जिसमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन होती है कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, कौन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, कौन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। फिर क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो सकता है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है। तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर हम इन्हें एक्वस मीडियम में डालें, अगर हम इन्हें एक्वस मीडियम में रखें, तो ये कितने आयंस में खुद को कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितने आयंस खुद से बना लेंगे, वो आयंस की संख्या भी हमको यहां पर पता चलती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं वर्नर थ्योरी में। ये सारी बातें हम करते हैं वर्नर थ्योरी में। तो ये थ्योरी इसलिए सक्सेसफुल मानी गई है क्योंकि पहली थ्योरी है, पहली बात। दूसरी बात, काफी इंफॉर्मेशन हमें देती है। हालांकि अभी भी काफी इंफॉर्मेशन है जो नहीं भी मिलती है, लेकिन अगेन कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें मिल गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के लिए। इसलिए हम इसे फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी मानते हैं, जो 1913 में वर्नर साहब ने दी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, यानी कि नेमिंग कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हम इनकी पूरी बात करेंगे, इनकी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर्स को मिस आउट कर जाते हो, या आपको YouTube पर ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे समझ नहीं आता, मतलब आपको स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं मिलता YouTube पर, क्योंकि होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे YouTube पर आप लेक्चर देखते हो तो आप कैसे करते हो, आप टॉपिक को टाइप करते हो, आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाता है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए, इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा आपके सिलेबस का, या इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के आना था, या अगर इसमें आपने थ्योरी पढ़ी है तो इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहां से करोगे। YouTube पर कोई सजेशन वीडियो तो आएगा नहीं कि इसमें क्वेश्चंस है इस थ्योरी के, तो आप पढ़ लो। तो वो चीजें क्या करती हैं, आपकी कनेक्शंस को तोड़ती हैं, आपका जो
एक सिंक्रोनाइज्ड वे चलता है टीचिंग लर्निंग का, वो आपका टूट जाता है, जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होता है। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बेहतर सोल्यूशन यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर आकर लेक्चर्स देखो। पूरी वेबसाइट पर आपको लेक्चर्स जो दिखेंगे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एकदम सीक्वेंशियल प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि काम बड़ा आसान है। जैसे ही आप होम पेज पर आओगे तो आपको सबसे पहले एग्जाम्स की कैटेगरी मिलेगी। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई K-12 में आओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE नीट, नीचे इसमें सेक्शन है, वहां पर भी जा सकते हो। वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। आप बोर्ड पर आए, क्लास 12th आपने सिलेक्ट करा, यहां पर सभी फैकल्टीज का आपको कोर्स मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी, जितने भी कोर्सेज होते हैं सब मिलेंगे। क्लास 12th पे केमिस्ट्री का कोर्स भी मेरा मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पूरा केमिस्ट्री 12th का मिलेगा। जैसे ही आप किसी भी पार्ट पे जाओगे आपको यहां पर पूरे चैप्टर्स की लिस्टिंग होगी, पहले ये चैप्टर, पहले ये चैप्टर, पहले ये चैप्टर, पूरे चैप्टर का सीक्वेंशियल लिस्टिंग आपको मिलेगा। हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स वाइज आपको पूरा लेक्चर्स दिया जाएगा। यहां पर प्लस का बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और वहां पर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। वो टॉपिक्स होंगे प्रॉपर सीक्वेंस में, पहला ये टॉपिक, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब आपको कहीं पे भी सीक्वेंस में भटकना नहीं है, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है। और साथ ही उसमें ड्यूरेशन भी लिखा होगा, सो दैट आप टाइम टेबल प्लान आउट कर लो कि आज मैं एक लेक्चर ये देख लूंगा, कल मैं 2 लेक्चर ये देख लूंगा। प्रॉपर इस तरीके से मैं पूरा एक टाइम टेबल बना लूंगा और यहीं पर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरी सीरीज आपको यहां मिलेगी, 1 शॉट, पूरा सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। तो ये कंप्लीट आपको एक सीक्वेंशियल वे में पढ़ाई करने का मौका मिलता है वेबसाइट पे। और अगर वीडियो क्वालिटी देखो तो हाई क्वालिटी का वीडियो आपको यहां पर स्ट्रीम होगा। जैसे YouTube पर वीडियो चलता है वैसा वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा, बिल्कुल HD क्वालिटी में। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बफरिंग के ये वीडियो स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ठीक है वेबसाइट पर बुला रहे हो, इतना सीक्वेंशियल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में बता रहे हो, तो इसका कॉस्ट भी बता दो लगे हाथ, कितने कॉस्टिंग का है, कोई कूपन कोड आप अपना दे दो जिससे हमें डिस्काउंट मिल जाए। तो मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% मींस 100%, वो नहीं कि 2-3 चैप्टर तुम्हें डेमो के तौर पे फ्री दे दिए, बाकी आगे के चैप्टर के लिए पैसा लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन का कोई फंडा नहीं है। ये जो लेक्चर देख रहे हो जैसे यूट्यूब पर फ्री देखते हो वैसे ही यहां पर आपको फ्री देखना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री देखना है। यहां पर आप सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री देख सकते हो, कुछ भी पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज कॉस्ट, कोई कूपन कोड, कुछ भी नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और यूट्यूब चैनल पर तो आप जानते हैं नर्सरी से लेकर केजी से लेकर 12th क्लास तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। फिर चाहे वो अगर आप 11th-12th की बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हो, कॉमर्स के लेक्चर्स हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या आपके 9th और 10th में सोशल साइंस, साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स 9th और 10th फाउंडेशन की, या आपके लैंग्वेजेस हो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। फाउंडेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, EVS जो सब्जेक्ट होता है, मॉरल साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, लिटरेचर इंग्लिश होता है, ग्रामर इंग्लिश होता है, ये सभी लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं। पूरा KG से लेकर 12th तक का सारे सब्जेक्ट्स का हर क्लास का कंटेंट अवेलेबल है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर भैया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले खुद सब्सक्राइब करें और उसके बाद लोगों तक इस चैनल की जागरूकता, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि इस चैनल के बारे में, लोगों तक शेयर करें इस चैनल का लिंक। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।